दोस्तों नमस्कार, स्टडी टू आवर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम दृष्टि पार्ट 1 करेंगे। पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि दृष्टि को 7 से 8 वीडियो में कवर कर दिया जाए। इसके साथ ही यदि आप घटनासार के लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक भारत को एक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करना था। 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण आरंभ किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में 73 शहरों को शामिल किया गया है, जबकि 2019 में शामिल किया गया है 4237 शहरों को। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 20 अगस्त 2020 को आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 परिणाम जारी किया गया। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल सर्वे भी है। कुल 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग, वहीं 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। आगे देखते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग। पहला स्थान मिला है इंदौर को, दूसरा स्थान मिला है सूरत को, तीसरा स्थान मिला है मुंबई को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही याद रखिएगा, शीर्ष 10 शहरों में सर्वाधिक शहर गुजरात राज्य के शामिल हैं। टोटल 4 शहर शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और बड़ोदरा। इस श्रेणी में अंतिम स्थान मिला है बिहार के पटना को। इस श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें 12वां स्थान है लखनऊ का, 16वां स्थान है आगरा का, गाजियाबाद का 19वां स्थान है, वहीं प्रयागराज को 20वां स्थान मिला है। यूपी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अन्य शीर्ष स्थान प्राप्त शहरों में कानपुर और वाराणसी भी शामिल है। इस सर्वेक्षण के तहत 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को मिला है, द्वितीय स्थान कर्नाटक के मैसूर को और तृतीय स्थान मिला है नई दिल्ली को। अब राज्यों की रैंकिंग देख लेते हैं। 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम में शीर्ष स्थान मिला है झारखंड को, वहीं 100 शहरी स्थानीय निकायों में अधिक में स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को। तो बस एक ही एक रैंकिंग याद रखिएगा, सफिशिएंट है। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी में कुल 12 राज्यों में से उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है। गंगानगरों 1 लाख से अधिक जनसंख्या में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी को प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर कानपुर है। 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले नगरों की श्रेणी में कन्नौज को प्रथम स्थान, बिजनौर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित शहरी क्षेत्रों के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण श्रृंखला का 6वां संस्करण है। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कारों की नई श्रेणी की घोषणा भी की गई, जिसका नाम है प्रेरक दौड़ सम्मान। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 5 अतिरिक्त उपश्रेणियां होंगी: दिव्य प्लैटिनम, अनुपम गोल्ड, उज्ज्वल सिल्वर, उदित ब्रॉन्ज, आरोही एस्पायरिंग। इनमें से प्रत्येक में शीर्ष 3 शहरों को चुना जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 संकेतकों को मुख्य रूप से अपशिष्ट जल उपचार, मल कीचड़ के पुनर्उपयोग पर केंद्रित बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगली अपडेट देखते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2020 को अपनी बजट भाषण में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिससे सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाया जा सके। 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप बी, ग्रुप सी, गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों हेतु समान योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। यह समान योग्यता परीक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरियों में चयन हेतु विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित विविध परीक्षाओं को एकल ऑनलाइन टेस्ट में प्रतिस्थापित करना है। NRA में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB, IBPS का प्रतिनिधि शामिल होंगे, तो याद रखिएगा। ये समान योग्यता परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन 12 प्रमुख भाषाओं में होगा, तो याद रखिएगा। समान योग्यता परीक्षा मुख्यतः 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी: स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक पर। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए केवल प्रथम स्तर टियर 1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं भर्ती की अंतिम चयन प्रक्रिया जैसे टियर 2 या टियर 3 के लिए परीक्षा का आयोजन संबंधी एजेंसी SSC, RRB, IBPS द्वारा किया जाएगा। आरंभ में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा SSC, RRB, IBPS की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। बाद में इसके अंतर्गत
कई अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी शामिल किया जा सकता है। देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र होगा। वहीं 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा के बुनियादी ढांचों को बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी होगी। भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगली अपडेट देखते हैं। अटल रैंकिंग 2020 भारत सरकार द्वारा 2010-2020 के दशक को नवाचार दशक घोषित किया गया है। वर्ष 2015 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान से सुधार करते हुए भारत ने 2020 में 48वां स्थान प्राप्त किया है। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, तो मंत्रालय ज़रूर याद रखा करिए, कई बार स्टेटमेंट में दे दिया था और कन्फ्यूज़न होती है। 18 अगस्त 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 जारी की। तो किसने जारी की? उपराष्ट्रपति ने जारी की है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में जारी किया गया था। अटल रैंकिंग 2020 को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान यानी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन और दूसरे निजी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और इन्हें पुनः 5 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इस बार रैंकिंग में पहली बार महिलाओं से जुड़े उच्च संस्थानों की सूची में 6वीं उप श्रेणी जारी की गई है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की सूची में IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला है, IIT बॉम्बे को द्वितीय स्थान मिला है, IIT दिल्ली को तृतीय स्थान मिला है। आगे देखते हैं। सूची में IIT कानपुर को 6वां स्थान मिला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 11वां, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 13वां स्थान मिला है। तो बस आप कानपुर की रैंकिंग याद रखिएगा। निजी एवं स्वावित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIT उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला है। पहली बार सम्मिलित किए गए महिलाओं की संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में अविना सिलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अंडमान निकोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भारत का एक संवेदनशील क्षेत्र है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की आधारशिला रखी थी। 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की शुरुआत की। इसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इसके तहत चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के मध्य तथा पोर्ट ब्लेयर से अन्य द्वीपों स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट के मध्य सुविधा प्राप्त होगी। इस परियोजना के तहत समुद्र के भीतर लगभग 2300 किलोमीटर तक लंबी केबल बिछाई जाएगी। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके तहत 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो ये ज़रूरत नहीं है याद रखने की, बस आप लंबाई याद रखिएगा। इस परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग के अधीन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से किया गया है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अगली अपडेट देखते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे। 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई है 1.82 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 2006 में इसकी निर्माण के लिए GMDA गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया था। इसकी लागत याद रखने की जरूरत नहीं है। यह रोपवे गुवाहाटी शहर के कचहरी घाट को उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है। ज्ञातव्य है कि रोपवे एक छोटे से द्वीप पीकॉक आइलैंड के ऊपर से गुजरता है, जहां पर प्रसिद्ध उमानंदा मंदिर स्थित है। तो याद रखिएगा, पीकॉक आइलैंड कहाँ है? असम में है। ठीक है, उमानंदा मंदिर कहाँ है, जो हाल में चर्चा में था? तो याद रखिएगा कहाँ है? असम में है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। 7 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह शुरू किया गया। तो देखिए किसने शुरू किया? रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह 7 से 14 अगस्त 2020 तक मनाया गया है। 10 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री ने डिजिटल लिंक के माध्यम से आत्मनिर्भर समारोह के एक भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन की पहलों का शुभारंभ किया। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह उन
हथियारों उपकरणों की सूची प्रदर्शित की गई जिनका भारत में स्वदेश निर्माण हो सकता है, यानी उन्हें इंडिजिनसली इंडिया में बनाया जा सकता है। ठीक है, 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों एवं सैन्य उपकरणों की नकारात्मक सूची की घोषणा की। तो इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नकारात्मक सूची जारी की है। इन हथियारों एवं सैन्य उपकरणों में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रॉकेट, मिसाइलें आदि शामिल हैं। नकारात्मक सूची में शामिल हथियार प्रणालियों को आगे आयात नहीं किया जाएगा, उन्हें अपने ही देश में बनाया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB के निगमीकरण करने की दिशा में कदम उठाया गया है। रक्षा तथा एरोस्पेस क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 मसौदे का निर्माण किया है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है देवलाली दानापुर किसान रेल। वर्ष 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान विशेष रेल के संचालन शुरू किया गया। इससे किसान अल्पकालीन बाजार, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर आर्थिक संबलता प्राप्त कर सकेंगे। तो एक तरह की ट्रेन है जिसमें रेफ्रिजरेटेड कोच लगे होंगे ताकि जो भी पेरिसेबल गुड्स हैं, जैसे अंडा है, दूध है, मांस है या टमाटर, ऐसी सब्जियां जो खराब हो सकती हैं, उन्हें इन कोच के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की पहली ट्रेन चलाई गई है देवलाली से दानापुर के बीच में। 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देवलाली दानापुर किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020-21 के आम बजट में दूध, मांस और मछली सहित जल्द नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला बनाने की घोषणा की गई थी। याद रखिएगा, इसका उल्लेख बजट में था। ठीक है, यह रेलगाड़ी अपनी तरह की पहली रेलगाड़ी है जो किसान सेवा के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह रेलगाड़ी एक बार की यात्रा कितनी है इसकी? 1519। तो याद रखिएगा, साथ ही याद रखिएगा ये कई स्टेशनों से जाएगी लेकिन प्रयागराज से होकर जाएगी, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, यह रेलगाड़ी देवलाली से दानापुर के मध्य परिचालित की गई है। देवलाली कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। दानापुर पड़ता है बिहार में। तो यानी कनेक्ट कर रही है महाराष्ट्र और बिहार को। तो पहली ट्रेन तो चली है आपकी महाराष्ट्र से बिहार तक। दूसरी कहाँ से कहाँ तक चली है? बरौनी से टाटानगर तक। ठीक है, याद रखिएगा। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे की दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन बरौनी बिहार से टाटानगर झारखंड के बीच आरंभ किया गया। यह विशेष रेल के द्वारा बोकारो, स्टील सिटी, हाटिया, टाटानगर के लिए दुग्ध की आपूर्ति की जाएगी। तो यानी पहली किसान रेल चलाई गई है देवलाली से दानापुर के बीच में और दूसरी किसान रेल चलाई गई है बरौनी से टाटानगर के बीच में। आगे देखते हैं भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली। अगस्त 2020 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली इंडिया रिस का नया संस्करण यानी द्वितीय संस्करण जारी किया गया। नया संस्करण नई कार्य क्षमताओं एवं विशेषताओं से युक्त है जो वेब पोर्टल www.indiaris.government.in के माध्यम से जन सामान्य को वर्षा, भूमिगत जल स्तर, जलाशय भंडारण, वाष्पन उत्सर्जन, मृदा आर्द्रता इत्यादि संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इंडिया रेस को अद्यतन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र NWIC की स्थापना की जाएगी। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रणाली से प्राप्त आंकड़े जन सामान्य के साथ साथ किसानों, नियोजकों, प्रशासकों, विशेषज्ञों, अनुसंधानकर्ताओं इत्यादि सभी के लिए लाभदायी होंगे। आगे देखते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या प्रकरण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। तो 9 नवंबर 2019 जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास में कुल 15 सदस्य होंगे जिसमें एक सदस्य सदैव दलित समाज से रहेगा। न्यास मंदिर निर्माण से जुड़े हर फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र है। तो देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, न्यास निर्माण का रोड मैप तैयार करेगा। मंदिर निर्माण में आने वाली समस्त बाधाओं को न्यास दूर करेगा। न्यास श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर निर्माण के लिए किसी भी व्यक्ति, संस्था से दान, अनुदान, अचल संपत्ति और सहायता स्वीकार कर सकता है। साथ ही न्यास ऋण भी ले सकता है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त धन के निवेश का फैसला न्यास ही करेगा।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास से जुड़ी संपत्ति को बेचने का अधिकार ट्रस्टीज को नहीं होगा। ट्रस्ट के सदस्यों को वेतन का प्रावधान नहीं है, लेकिन सफर के दौरान खर्च भुगतान न्यास के द्वारा किया जाएगा। सभी ट्रस्टी मिलकर एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे जो सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। न्यास का एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष भी होगा। निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास न्यास के अध्यक्ष होंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि महासचिव के पद पर चंपत राय हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो तीनों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही याद रखिएगा कमलेश्वर चौपाल का नाम, ठीक है। ये एकमात्र दलित सदस्य हैं जो 15 लोगों की ट्रस्ट में शामिल हैं। एक नाम और याद रख सकते हैं आप, अयोध्या राज परिवार के वंशज बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, ठीक है, इस ट्रस्ट में शामिल हैं। 17 जून 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://rjptkshetra.org का संचालन किया गया। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या है? SRJ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र, ठीक है, .org। याद कर लीजिए, इसको 1-2 बार लिख के देख लीजिए। स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020। स्मार्ट इंडिया हैकेथन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें छात्रों द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का एक मंच प्रदान किया जाता है। यह वह कार्यक्रम है जो छात्रों को अलग अलग तरीकों से सोचने के लिए प्रेरित करने के साथ ही अनेक उत्पादों के नए तरीके से विकसित करने की संस्कृति को बल देता है। हैकेथन में 2 भाग होते हैं, हैकेथन सॉफ्टवेयर, हैकेथन हार्डवेयर। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 4 अगस्त 2020 को स्मार्ट इंडिया हैकेथन के चौथे संस्करण सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फाइनल संपन्न हुआ। इस हैकेथन का आयोजन 1 से 4 अगस्त 2020 तक देश के 40 वर्चुअल नोडल केंद्रों के पर एक साथ हुआ, यानी इसका आयोजन वर्चुअली हुआ। स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020 के ग्रैंड फाइनल का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 1 अगस्त 2020 को किया गया। इसका मुख्य विषय थीम थी, कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा नहीं, नो प्रॉब्लम इज टू बिग, नो आइडिया इज टू स्मॉल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस संस्करण में 11 विषयों पर आधारित कुल 243 समस्या वक्तव्यों पर काम किया गया। इसमें दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क संपर्क, फेक न्यूज़ की ट्रैकिंग, ट्रेसिंग आदि से इत्यादि संबंधित मामले थे। ज्ञातव्य है कि भारतीय छात्रों की रचनात्मकता एवं क्षमता का उपयोग देश की प्रगति में सम्मिलित करने के ध्येय से वर्ष 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकेथन के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया था। इसके साथ याद रखिएगा, जो ये आयोजन था ये सॉफ्टवेयर संस्करण का आयोजन था, ठीक है। 2 होते हैं ना, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर संस्करण होता है। तो ये वाला संस्करण सॉफ्टवेयर संस्करण था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देश में सर्वप्रथम 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी। इसके बाद 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई, जिसमें 1992 में कुछ संशोधन किए गए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 पर नई व्यवस्था की बात की गई है। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन एजुकेशन ECE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। इसे आगे चलकर बच्चों को बेहतर विकास हो सकेगा। वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकित अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 100% हमें एनरोलमेंट रखना है प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक। कब तक? 2030 तक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर होगा ग्रेड 8 तक या उससे आगे भी शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालन करेंगे। याद रखिएगा, त्रिभाषा फार्मूला लागू किया जाएगा। हालांकि इसे काफ़ी लचीला फ्लेक्सिबल रखा जाएगा। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जैसी होती थी वैसी ही जारी रहेंगी। मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का फुल फॉर्म देख लीजिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट स्थापित करने का
प्रस्ताव है। सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए एक जेंडर समावेशी निधि जेंडर इंक्लूसिव फंड का गठन किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों, प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक उच्च शिक्षा संस्थान अवश्य हो। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को वर्ष 2018 से 26.3, घटनासार में ये 28.3 दिया हुआ है, से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल आप याद रखिएगा, हमें हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 50% करना है 2035 तक। वहीं आपका जो प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर है वहाँ पर 100% एनरोलमेंट करना है 2030 तक। ठीक है, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरणार्थ 1 वर्ष पूरा करने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। PhD के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्ष के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। MPhil कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। भारत में वर्तमान में अनुसंधान और नवाचार निवेश GDP का केवल 0.69% है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रिसर्च और इनोवेशन में कितना इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट का? GDP का केवल 0.69%, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका USA में यह 2.8% है और इजराइल में 4.3% है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत का कितना है, 0.69%। आगे देखते हैं, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI के तहत 4 स्वतंत्र ढांचों की स्थापना की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रिसोर्स सेंटर, राष्ट्रीय प्रत्यागन परिषद, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल NAC, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन HEGC, सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल भी शामिल होंगे। HECI स्वयं इन चारों अंगों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करेगा। ज्ञातव्य है कि भारतीय भाषाओं पर समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण देश के विगत 50 वर्षों में ही 220 से अधिक भाषाओं को भारत ने खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और भाषा लुप्त न हो इसके लिए अनुवाद विवेचना संबंधित एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा, इसका उल्लेख है। ठीक है, प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों से मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF का निर्माण किया जाएगा। यह नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। यह नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनः नामित करने का प्रस्ताव करती है। ठीक है, तो 1986 के पहले शिक्षा मंत्रालय ही नाम था, लेकिन माननीय राजीव गांधी ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। लेकिन फिर से पुनः 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य द्वारा GDP का 6% तक सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाएगा, जो अभी तक कितना होता था, 4.43%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यातव्य है कि शिक्षा नीति के निर्माण के लिए वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है के कस्तूरीरंगन, साथ ही TSR सुब्रमण्यम समिति भी याद रखिएगा। दोनों ही नाम संबंधित हैं शिक्षा के सुझावों को लेकर। आगे देखते हैं, भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन। लंबे समय तक सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका चिकित्सीय सेवा जैसे डॉक्टर, नर्स तक ही सीमित थी। वर्ष 1992 से WSES वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम योजना के तहत भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के कमीशन की शुरुआत हुई। तो कब से शुरुआत हुई? 1992 से। प्रारंभ में महिला अधिकारियों की सेना में नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती थी, जिसे 5 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता था। वर्ष 2015 में WSES वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम योजना को शॉर्ट सर्विस कमीशन योजना से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसके तहत महिलाएं सेना में 10 से 14 वर्ष की अवधि के लिए सेवारत रह सकती हैं।
23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया है। यह आदेश जज एवं एडवोकेट जनरल JAG तथा आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स AEC वर्तमान वर्गों के साथ साथ भारतीय सेना के सभी 10 वर्गों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की मंजूरी विनिर्दिष्ट करता है। इससे पूर्व 17 फरवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए पुरुष अधिकारियों के समान ही स्थायी कमीशन एवं कमान अधिकार के संबंध में निर्णय सुनाया था। मार्च 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय के तहत भारतीय नौसेना में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करने की बात कही थी, लेकिन अब भी तकनीकी कारणों से महिलाओं को युद्ध अभियानों में स्थायी नियुक्ति नहीं दी गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय को इस आदेश से अलग रखा है। केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन से जो आई हुई महिलाएं थी उन्हें स्थायी कमीशन दिया गया है, उनकी नियुक्ति युद्ध में नहीं होगी अभी भी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने युद्ध में जो उनकी नियुक्ति होती थी उसे अभी भी स्थायी नहीं किया है। आगे देखते हैं मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना। जल जीवन मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को राज्यों की साझेदारी के साथ शुरू किया गया था, तो याद रखिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका संचालन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। इसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हाल ही में मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है। 23 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मणिपुर राज्य में पीने योग्य जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ध्यातव्य है कि मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना वर्ष 2024 तक हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का महत्वपूर्ण घटक है। इसके साथ ही याद रखिएगा वित्त पोषण किसके द्वारा किया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन बदले हैं, तो नए चेयरमैन कौन बने हैं, मार्को स्ट्रोजो, याद रखिएगा। और NDB का हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चीन में है। मणिपुर वर्ष 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफ़ी पहले वित्त वर्ष 2021-22 तक की दृष्टि से 100% कवरेज की योजना बना रहा है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट देखते हैं, सुपोषित माँ अभियान। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भामाशाह मंडी परिसर कोटा राजस्थान से सुपोषित माँ अभियान प्रारंभ किया गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किनकी उपस्थिति में, स्मृति ईरानी की उपस्थिति में सुपोषित माँ अभियान शुरू किया राजस्थान कोटा में। ठीक है, इस अभियान के पहले चरण में 12 महीने के लिए 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार किट प्रदान की जाएगी। यह अभियान गर्भवती महिलाओं किशोरियों के लिए एक पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराएगा। इस योजना में एक परिवार की एक गर्भवती महिला शामिल होगी। ठीक है, सुपोषित माँ अभियान किट में गेहूं, चना, मक्का, ज्वार और बाजरे का आटा, गुड़, दलिया, दाल, मूंगफली, देसी घी, भुने हुए चने और अन्य पोषक आहार शामिल होंगे। इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसी तरह की एक योजना त्रिपुरा राज्य सरकार ने भी शुरू की थी, जिसका नाम है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, तो याद रखिएगा। ठीक है, सुपोषित माँ अभियान शुरू किया केंद्र सरकार ने, जबकि त्रिपुरा राज्य सरकार ने शुरू किया था मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। आगे देखते हैं, इस योजना के अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित के साथ समानांतर रूप से संचालित किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ यानी 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी जनित विषम परिस्थितियों में गरीबों की मदद करना है, तो याद रखिएगा इसको किसने इसकी घोषणा की थी, निर्मला सीतारमण ने। डेट भी जरूर याद रखिएगा, 26 मार्च 2020 से। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के घटक के रूप में PM गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य अप्रैल से जून 2020 तक कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न विषम परिस्थितियों में गरीब परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता
सुनिश्चित करना था। इस योजना के अंतर्गत कुल 80 करोड़ व्यक्तियों अर्थात देश की लगभग 2/3 आबादी को आच्छादित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना PMGKY के नवंबर 2020 तक विस्तारित किया गया है, ठीक है। जुलाई नवंबर 2020 तक ही इन 5 महीनों की अवधि के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 केजी गेहूं या चावल मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। साथ में 1 केजी चना भी दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोविड-19 के दौरान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना भी है। उन स्वास्थ्य कर्मियों को जो कोविड-19 से ग्रसित मरीजों का इलाज करते समय किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, उन्हें योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ, अन्य स्वास्थ्य कर्मी इस विशेष बीमा योजना के तहत शामिल होंगे। तो याद रखिएगा, देखिए वार्ड बॉय भी शामिल है, नर्स वगैरह भी शामिल है, ठीक है। इनको भी 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा यदि किसी हादसे में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। कोविड-19 महामारी से निपटने में लगे लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इस योजना के तहत बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, औद्योगिक केंद्र, अस्पताल इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2020 से PMGKY के तहत मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की गई है, जो पहले थी 182 रुपये, अब बढ़कर हो गई है 202 रुपये, ठीक है। इससे देश के लगभग 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। तो याद रखिएगा, अब कितनी हो गई है मजदूरी मनरेगा के अंतर्गत? 202 रुपये। पहले कितनी थी? 182 थी। आगे देखते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA का शुभारंभ किया गया। यह अभियान प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेलीहर ग्राम से शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में अपने गांव वापस लौट आने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना, उन्हें अपने क्षेत्र में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। इस 125 दिवसीय अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रारंभ किया गया है, जो एक मिशन के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। इस अभियान के तहत केवल उन जिलों का ही चयन किया गया है जिनमें वापस लौटे प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 या उससे अधिक है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। यूपी के इसमें 31 जिले शामिल हैं, जिसमें से 5 जिले आकांक्षी हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। इन 25 कार्य क्षेत्रों में ग्रामीण आवास, पौधारोपण, जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल का प्रावधान, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ग्रामीण संपर्कता कार्य, PMGSY, सीमावर्ती सड़क कार्य, आंगनवाड़ी केंद्र, मवेशियों से बाड़े इत्यादि शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मनरेगा से अलग है, ठीक है। मनरेगा में जो रोजगार मिलेगा वो अलग है और जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो अलग है। कितने राज्यों में लागू किया गया? 6 राज्यों में। कहाँ से इसको शुरू किया गया है? बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेलीहर ग्राम से। भारत सरकार का ग्रामीण विकास विभाग इस अभियान के कार्यान्वयन, निगरानी, परिणाम के समन्वय के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। याद रखिएगा, यह अभियान भारत सरकार के 12 विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के समन्वित प्रयासों से संचालित किया जाएगा। आगे देखते हैं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम। 26 जून 2020 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ध्यातव्य है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम से 1.25 करोड़ से अधिक कामगार और श्रमिक लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, अन्य कार्यक्रमों में 60 लाख से अधिक श्रमिकों कामगारों को नियोजित किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यूपी वाले में मनरेगा शामिल है।
NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। आगे देखते हैं, यह NIRF इंडिया रैंकिंग का 5वां संस्करण है। इस साथ में आप इसके मानक देख लीजिए, किन किन मानदंडों पर रैंकिंग निकाली जाती है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 5 विस्तृत समूह हैं, याद रखिएगा। शिक्षण, अधिगम संसाधन, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स TLR, RP, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, साथ याद रखिए ग्रेजुएशन आउटकम, GO, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, IO, ठीक है, परसेप्शन। तो याद रख लीजिए कौन कौन से हैं, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और लास्ट है आपका परसेप्शन। उच्च शिक्षा संस्थानों की ओवरऑल सूची में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित है। पहले नंबर पर है IIT मद्रास। आपको याद होगा अटल रैंकिंग में भी IIT मद्रास टॉप पर था। दूसरे नंबर पर है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली। तो 3 याद रखिएगा, सफिशिएंट है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। NIRF की इस रैंकिंग में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान शामिल हैं, IIT कानपुर और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। BHU को 10वां स्थान मिला है, IIT कानपुर को 6वां स्थान मिला है। अटल रैंकिंग में भी IIT को 6वां ही स्थान प्राप्त हुआ है। ओवरऑल रैंकिंग तो हमने देख लिया। अब इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग में हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसको फर्स्ट स्थान मिला है। तो यूनिवर्सिटी में मिला है फर्स्ट स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। दूसरा स्थान मिला है JNU जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को। तृतीय स्थान मिला है BHU को। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय श्रेणी में उत्तर प्रदेश का BHU को 3रा स्थान मिला है। अगली अपडेट है द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2019-20। हाल ही में दूसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 1920 सेकेंड SDG इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। तो याद रखिएगा कौन जारी करता है, नीति आयोग। ठीक है, इस रिपोर्ट को नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, MOSPI, संयुक्त राष्ट्र भारत, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के संयुक्त सहयोग से तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के SDG 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में उनकी प्रगतिशीलता को दर्शाती है। वर्ष 2020 में SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतिम दशक में प्रवेश कर चुका है। अतः इस दशक को ठोस कदम वाला दशक डिकेड फॉर एक्शन घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट को SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 नाम दिया गया है। SDG 2.0 के 100 संकेतक SDG के 16 लक्ष्यों को आच्छादित करते हैं, जबकि SDG गोल कितने 17 है। ठीक है, लेकिन ये केवल 16 लक्ष्यों को आच्छादित करता है। 17वें को शामिल नहीं किया गया क्योंकि इस लक्ष्य के लिए राष्ट्रीय संकेतक उपलब्ध नहीं है, मानदंड उपलब्ध नहीं है, साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। तो याद रखिएगा। ठीक है, आखिरी वाला SDG गोल क्यों नहीं सम्मिलित है, रीज़न दिया हुआ है। अगर स्टेटमेंट देके पूछ लिया गया तो आप कुछ भी करेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कुल 16 SDG लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रदर्शन को 0 से 100 पैमाने पर मापा गया है। यदि किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के 100 अंक प्राप्त किए हैं तो इसका अर्थ है उस राज्य ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। हालांकि किसी भी भारतीय स्टेट ने 100 अंक प्राप्त नहीं किए हैं। ठीक है, SDG 2.0 भारत का संयुक्त स्कोर 60 कंपोजिट स्कोर रहा, जबकि वर्ष 2018 के सतत विकास लक्ष्य भारत का सूचकांक में यह 57 था। याद रखिएगा, इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त सूची रैंकिंग में केरल, जिसका स्कोर 70 है, प्रथम स्थान रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि हिमाचल प्रदेश, जिसका स्कोर 69 है, दूसरे स्थान पर रहा। 3 राज्य जो कि वर्ष 2018 में SDG रैंकिंग में आकांक्षी श्रेणी में थे, एस्पिरेशनल श्रेणी में थे, इस वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर 50 to 64 अंक की श्रेणी में पहुंच गए हैं। राज्य है क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। तो यूपी के एग्जाम के लिए हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक उन्नति करते हुए वर्ष 2018 की SDG रैंकिंग के 29वें स्थान से SDG 2.0 में 23वां स्थान प्राप्त किया है।
इस प्रकार उत्तर प्रदेश ने 6 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार किया है। तो 18 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग थी 29वीं और इस वर्ष रैंकिंग है 23वीं। इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। यदि हम संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति देखें तो चंडीगढ़ का प्रदर्शन वर्ष 2018 के एसडीजी सूचकांक की भांति एसडीजी 2.0 में भी अग्रणी 100 अंक की श्रेणी में रहा, जबकि पुदुचेरी 66 अंक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यह भी अग्रणी श्रेणी में रहा है। आगे दे रखा है कि आकांक्षी श्रेणी में कितने स्टेट हैं, अच्छे प्रदर्शन में कितने स्टेट हैं, अग्रणी में कितने स्टेट आते हैं और लक्ष्य प्राप्तकर्ता में कितने हैं। तो लक्ष्य प्राप्तकर्ता और आकांक्षी में अब कोई भी स्टेट नहीं है। यूपी किस में है, किस श्रेणी में शामिल है, याद रखना है आपको। अच्छे परफॉर्मेंस में यूपी शामिल है। अगली जो टेबल दे रखी है उसमें जितने भी एसडीजी है, प्रत्येक एसडीजी में हर एक स्टेट की अलग अलग रैंकिंग दी गई है। इसमें किसी भी रैंकिंग में यूपी का कोई स्थान नहीं है, तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज जानते हैं 16 एसडीजी की रैंकिंग निकाली गई, तो प्रत्येक एसडीजी में किस स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है वो रैंकिंग यहाँ पे दी गई है। इसको बिल्कुल याद मत रखिए। अगली अपडेट देख लेते हैं क्या है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। कमेंट बॉक्स में आप बताइए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन होता है। ठीक है, हम आपको ये बता चुके हैं कई बार। वर्ष 2019-20 का सूचकांक अपने क्रम में दूसरा है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें शामिल है मानव संसाधन एवं संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना, निगरानी और उपभोक्ता सशक्तिकरण। 7 जून 2020 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर एक वेबिनार के माध्यम से राज्य खाद्य सुरक्षा 2019-20 जारी किया गया। वर्ष 2019-20 के सूचकांक में देश के 36 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 100 अंकों में कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 बड़े राज्य हैं। पहले रैंकिंग मिली है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात को, दूसरे स्थान मिला है तमिलनाडु को, तीसरा स्थान मिला है महाराष्ट्र को। आगे देखते हैं छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान है गोवा का, मणिपुर का, मेघालय का, और वहीं संघ राज्य क्षेत्रों में शीर्ष स्थान मिला है चंडीगढ़ को और दूसरे नंबर पर है दिल्ली, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार। इस वर्ष के सूचकांक में सबसे निम्न स्थान किसका रहा है, तो याद रखिएगा बड़े राज्यों में रहा झारखंड का, छोटे राज्यों में मिजोरम का और लक्षद्वीप का रहा है संघ शासित राज्यों में निम्न स्थान। इसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे ओवरऑल रैंकिंग में गोवा ने टॉप किया। गोवा का स्कोर है 83.5, ठीक है, जबकि बड़े राज्यों में गुजरात का कितना है 78.25। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो गोवा ने टॉप किया है। यदि बड़े राज्यों की रैंकिंग पूछी जाए तो गुजरात याद रखिएगा, ठीक है, और छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा को मिला है, लेकिन ओवरऑल गोवा ने ही टॉप किया है। आगे देखते हैं द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये टुलिप का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में आकांक्षी भारत एस्पिरेशनल इंडिया थीम के अंतर्गत टुलिप की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। घोषणा के अनुसार सरकार एक कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव करती है जिसमें बेहतर देश के शहरी स्थानीय निकायों का 1 वर्ष तक की अवधि के लिए नए इंजीनियरिंग को इंटर्नशिप अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो उद्देश्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के कार्यक्रम द्वारा भारत जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त करने के साथ साथ आने वाले वर्षों में विश्व की सबसे बड़े कार्यशील आयु वर्किंग एज आबादी के रूप में अग्रसर रहेगा। 4 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा संयुक्त रूप से अपनी तरह के पहले द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है, याद रखिएगा, ठीक है। कार्यक्रम के तहत देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं स्मार्ट सिटी के नए स्नातकों को इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और स्मार्ट सिटीज़ हैं उनके जितने भी नए ग्रेजुएट्स होंगे उनको इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। बस इतना सा है टुलिप, ठीक है, याद रखिएगा। टुलिप का फुल फॉर्म क्या है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम।
वर्ष 2021 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। प्लेटफॉर्म के लिए तकनीक सहायता AITC और गैर तकनीकी सहायता MOHUA द्वारा प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। 1 जून 2020 को भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, ठीक है, जिसे PM स्वनिधि योजना के नाम से जाना जाएगा। तो फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। यह एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना है, स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कोविड-19 के चलते आरोपित लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात पथ विक्रेताओं स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका और रोजगार पुनः प्रारंभ करने के लिए किफ़ायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना का कार्यकाल मार्च 2022 तक निर्धारित किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पथ विक्रेता अपनी आजीविका के साधन को पुनः प्रारंभ करने के लिए अधिकतम 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजीगत ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसकी अदायगी 1 वर्ष में मासिक किस्तों के माध्यम से करनी होगी। समय पर या समय से पहले अदायगी पर 7% वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी छमाही आधार पर लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जमा की जाएगी। समझ पा रहे होंगे, जो 10,000 रुपये का ऋण मिलेगा उस पर जो भी ब्याज लगेगा, ठीक है, उसका 7% बैंक कौन देगी? सरकार वहन करेगी, ठीक है। उसको डायरेक्ट खातों में जमा कराया जाएगा। समय से पूर्व ऋण चुकता करने पर कोई अर्थदंड पेनाल्टी नहीं लगेगी। डिजिटल लेन देन पर 100 रुपये प्रति माह अधिकतम 1200 प्रति वर्ष की दर से नकदी वापस, ठीक है। प्रोत्साहन प्रथम ऋण की समय पूर्व अदायगी पर ऋण सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, ठीक है। जो क्रेडिट लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता है। के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। पोर्टल का नाम है pmswanidhi.mohua.government.in। याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिड भी PM स्वनिधि योजना हेतु कार्यान्वयन साझेदारी होगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। साथ याद रखिएगा, स्वनिधि ऋण वितरण में टॉप किस स्टेट ने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है, ठीक है। ये अनदर करंट अफेयर है जो इसके साथ एड ऑन होना चाहिए। शहर में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता जो 24 मार्च 2020 या उससे पूर्व से फेरी लगा रहे हैं, इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है। तो याद रखिएगा, 24 मार्च 2020 या उससे पूर्व वाले ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ में ये योजना का कार्यकाल कब तक है? मार्च 2022 तक। आगे देखते हैं आयुष्मान भारत PMJAY। कई बार इसको पढ़ चुके हैं, आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी होगी। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ का शुभारंभ किया गया था। यह विश्व में सबसे बड़ी पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के विजन को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई अनुशंसा के आधार पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, ठीक है। 21 मई 2020 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ उपचार प्रदान किया गया है। इसी कारण ये हाल में चर्चा में है, ठीक है। इस उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुले मंच के रूप में वेबिनार श्रृंखला आरोग्य धारा के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, आयुष्मान योजना कोई एकल योजना ना होकर निम्नलिखित 2 बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का संयोजन है। पहला क्या है योजना? स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र वेलनेस सेंटर। यह आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो ठीक है, जो 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। ये स्वास्थ्य केंद्र गैर संचारी रोगों, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देख रेख सुविधा उपलब्ध कराएंगे। दूसरा क्या है इसमें योजना? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना PMNHPM। आयुष्मान भारत योजना के तहत दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है। इसके अंतर्गत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ से अधिक परिवारों, लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिवर्ष द्वितीयक तृतीयक स्तर देखभाल हेतु अस्पतालों में भर्ती करने
के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंडरी और टर्सरी स्तरीय की देखभाल होगी और प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। पीएमजे के अंतर्गत वर्ष 2021 की 2011 सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना डेटा पर आधारित ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निवासरत 10.74 करोड़ गरीब, कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले तथा चिन्हित व्यावसायिक श्रेणियों वाले नगरीय श्रमिकों के परिवारों को कवर किया जाएगा। महिला, बच्चों, बुजुर्गों को इस योजना का लाभ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य योजना में परिवार के आकार और उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, किंतु बीमा कवर प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक ही होगा, ठीक है। याद रखिए, यदि मान लीजिए परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लाख ही मिलेगा। अगर परिवार में 2 लोग हैं तो भी आपका बीमा कवर 5 लाख ही रहेगा। इस योजना में पात्र व्यक्ति सरकारी एवं निजी अस्पतालों दोनों में ही इलाज करा सकते हैं। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। ABNHPM को लागू करने वाले राज्यों के सभी सार्वजनिक अस्पतालों को योजना हेतु सूचीबद्ध माना जाएगा। इस योजना में केंद्र एवं राज्यों का योगदान 60-40 का होगा तथा 3 पहाड़ी राज्यों एवं पूर्वोत्तर राज्यों हेतु यह योगदान 90:10 रहेगा, यानी कि 90% योगदान होगा केंद्र का और 10% योगदान होगा 3 पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों का। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मछली पकड़ना, फिशरीज और मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर भोजन पोषण, आय और रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर 25 मिलियन से अधिक लगभग 2.5 करोड़ मछुआरों एवं मत्स्य किसानों की आजीविका लाइवलीहुड प्रदान करता है, ठीक है, तथा मूल्य श्रृंखला में से दोगुने 5 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संपदा का कुल सकल संवर्धन GVA 2,12,915 करोड़ रुपए रहा। यह राशि GVA का 1.24% तथा कृषि क्षेत्र के GVA का 7.28% है। तो याद रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। आप देख पा रहे हैं फिशरीज जो फिश का GVA है वो नेशनल GVA का 1.24% है, वहीं कृषि क्षेत्र का यह 7.28% है। 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। मत्स्य पालन क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपए की उच्चतम निवेश राशि से प्रारंभ की जाने वाली इस योजना का लक्ष्य संपोषणी और उत्तरदायी विकास के द्वारा नीली क्रांति लाना है, ठीक है, ब्लू रिवोल्यूशन लेके आना है, ठीक है। इसके साथ याद रखिएगा PMMSY का कार्यान्वयन 5 वर्षीय अवधि 2020-21 से 2024-25 के दौरान सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों में किया जाएगा। PMMSY के कार्यान्वयन में 2 प्रमुख घटक होंगे, केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना। तो देखिए दोनों ही केंद्र से है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। PMMSY के तहत सभी उच्च मूल्य प्रजातियों की मछलियों को व्यावसायिक प्रोत्साहन देने के लिए ब्रूड बैंक का एक राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया जाएगा। मत्स्य प्रजातियों में आनुवांशिक सुधार करने, झींग का ब्रूड स्टॉक बनाने, ऑर्गेनिक मत्स्य पालन का संवर्धन करने तथा जल कृषि में आत्मनिर्भरता के लिए नाभिकीय ब्रीडिंग सेंटर, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। इसके साथ भी अन्य कौन से लक्ष्य शामिल हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में? मत्स्य उत्पादन लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखेगा, ठीक है। कृषि GVA में मत्स्य क्षेत्र की GVA के योगदान को 7.28% से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 9% किया जाएगा। मौजूदा समय में मत्स्य पालन क्षेत्र की उत्पादकता 3 टन प्रति हेक्टेयर है, इसे वर्ष 2024-25 तक बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना है। घरेलू मत्स्य उपभोग को वर्तमान से 5-6 kg प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 2024-25 तक 12 किलो प्रति व्यक्ति करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य पालक एक्वाकल्चर देश है तथा चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक देश है, याद रखिएगा। तो ये है आज का सेशन। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।